मल्टीपल एलील में डैश करके लिखो मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स more than two alternative forms of a gene controls any character. मोर देन वन जीन नहीं कहती हूँ, मोर देन वन टाइप ऑफ अल्टरनेट टाइप, मतलब मोर देन वन एलिल्स, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। मोर देन टू एलिल्स, टू तो होते हैं, डैश के अगले में लिख लो मोर देन टू एलिल्स, मोर देन टू एलिल्स, जहाँ भी दो से ज्यादा एलिल्स होंगे मतलब समझ लो मल्टीपल एलिल्स की बात होती है। जैसे ह्यूमन आईडी एग्जांपल है, जैसे एवियो ग्रुपिंग एग्जांपल है, कंट्रोल एनी कैरेक्टर। हो गया। अब हेडिंग अब नीचे लिखो एग्जांपल लिख लो, एवियो ब्लड ग्रुप, एवियो ब्लड ग्रुप, बस हो गया। लेटेस्ट एनसीईआरटी है किसी के पास? लेटेस्ट एनसीईआरटी एवियो ब्लड ग्रुप है, ह्यूमन हाइट और एक और चीज होती है लियोट्रोपी, ये पॉलीजेनिक लियोट्रोपी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जो स्पिन टोन है, लियोट्रोपी का वो सिकल सेल एनीमिया और ड्रोसोफिला मिलेनिटिस का वो और एक ह्यूमन हाइट और वेट। चलो मोस्टली जितनी भी डिजीज है हमारी वो लियोट्रोपी है। चलो हेडिंग डालो, जैसे एवियो ब्लड ग्रुपिंग डालते हैं ना एग्जांपल में, डैश करके लिखो डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर, CARL कार्ल LANDSTEINER NER कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। डैश करके लिखो, अगले लाइन में लिखो 3 एलिल्स of I gene on chromosome 9, क्रोमोसोम नंबर 9 पर है हमारे 23 क्रोमोसोम 9 याद कर लो, डिपेंड कर दो। तुम्हारे पास आंसर राइटिंग का मदद होगी इससे, बोर्ड आंसर राइटिंग, ठीक है। चलो नीचे लिख लो आई जीन में से 3 एरो लगा के लिख लो IA, ये तुम पर्सनल लिख चुके थे, ज्यादा डिटेल नहीं करा रहे मैं इसमें। IA IB IO/i, इन दोनों में लिखना डोमिनेंट, इसमें लिखना रिसेसिव। चलो अब अगला वो डालो, अगली हेडिंग डालो प्लियोट्रॉपी, ये भी एलिलिक इंटरेक्शन के अंदर ही आता है। एलिलिक इंटरेक्शन प्लियोट्रॉपी या प्लियोट्रॉपिक जीन्स, प्लियोट्रॉपी या प्लियोट्रॉपिक जीन्स, प्लियोट्रॉपिक
प्लियोट्रॉपिक। प्लियोट्रॉपिक का कॉन्सेप्ट समझो पहले। जब एक ही जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉपिक जीन बोलेंगे। सिंगल जीन है, मोर देन वन कैरेक्टर देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉपिक जीन बोलेंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉपिक। ठीक हो गया? इसके हम दो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, सिर्फ दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एक हम करेंगे डिस्कस स्टार्च ग्रेन वाला और दूसरा हम डिस्कस करेंगे सिकल सेल एनीमिया वाला। ठीक है, हेडिंग डालो। स्टार्च ग्रेन और राउंड शेप प्लियोट्रॉपिक के अंदर आता है, सीट का राउंड शेप। चलो नेक्स्ट के लिखो, अ सिंगल जीन गिव more than one phenotypic characters, is called pleiotropic gene। अब ये तो नहीं लिखाना ना, सच फिनोमेना इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक, तब तुम समझते ही हो। ठीक है, डाल लिख लो फिर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक। प्लियोट्रॉपिक हेडिंग डाल, इसके अंदर प्लियोट्रॉपिक जीन लिख लो। प्लियोट्रॉपिक जीन क्या है? नीचे एग्जांपल लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो, फिनाइल कीटोन्यूरिया, PHENYL KETONURIA, फिनाइल है? क्यों? कौन सा? नहीं है, वो वर्ड मिलाए है ना, कुछ शब्द तो खाते हैं joining of words English। फिनाइल कीटोन्यूरिया। दूसरा एग्जांपल देखो, शीट शेप एंड साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। शीट शेप एंड साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। ठीक है, अगला एग्जांपल लिखो, सिकल सेल एनीमिया। अभी समझाती हूँ, रुक जा। चलो अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान से सुनो। इसमें एक और एग्जांपल होता है जो फ्लावर कलर को कंट्रोल करने वाला जीन है ना, जीन नंबर 1 में, वो जीन सीड कोट के कलर को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, सीड कोट मैंने जिस दिन बताया तुमको, हम सीड कलर में सीड कोट की बात नहीं करते हैं, उसके अंदर जो टुकड़े होते हैं उनकी बात करते हैं, बताया था ना। तो ये जो फ्लावर कलर वाला जीन हो, सीड कोट के कलर को भी कंट्रोल करता है, तो दोनों प्लियोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ ठीक है, अब पहला लिखो फिनाइल कीटोन्यूरिया या फिर फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया हमने डिजीज में लिखना ही है, वहां कर लेंगे क्योंकि वहां पर सारे कैरेक्टर एक ही साथ लिख लेंगे ना, फिर दो बार नहीं लिखते। सिकल सेल एनीमिया यहाँ पढ़ लेते हैं, वहां नहीं पढ़ेंगे। क्यों? ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ समझाना था ना उसको, चलो ठीक है कोई ना, वरना तुम्हें सिकल सेल एनीमिया समझ में नहीं आ गया प्लियोट्रॉपिक कैसे हो गया। जीन वाला एस्पेक्ट नहीं समझाऊंगी, प्लियोट्रॉपिक वाला एस्पेक्ट क्या समझा देता हूं। ठीक है, जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया है ना, इसमें सिर्फ एक एंजाइम काम करना बंद करता है। काम, उस एंजाइम का नाम क्या है? एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। नाम क्या है? एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। एलेनिन क्या है? एक अमीनो एसिड है। ठीक है, एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है? फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करता है किसमें? थ्रियोनिन। थ्रियोनिन में ना, हां, थ्रियोनिन या थायरोक्सिन? थियोनिन जो भी था, थियोनिन थायरोक्सिन तो नहीं था। ठीक है,
The benefits is सब कुछ वेरी गुड। theory फिनाइल पाइरुविक एसिड को फिनाइल एलानिन को फिनाइल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इसमें फिनाइल पाइरुविक एसिड, फिनाइल एलानिन को फिनाइल पाइरुविक एसिड और बाकी सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। नाम क्या है एंजाइम का? एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। जब ये काम करता है तो नॉर्मल ग्रोथ होती है, लेकिन जब ये काम करना बंद कर देता है या फिर ये काम नहीं करता तो एक ही कैरेक्टर नहीं आता बल्कि बहुत सारे कैरेक्टर आते हैं। जैसे मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है बच्चे का ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। जो हेयर है, हेयर ग्रोथ कम होती है, हेयर रिडक्शन हो जाता है, बॉडी में बाल कम होंगे, ठीक है। और स्किन में पिगमेंटेशन आ जाएगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग कलर आ जाएंगे। तो जीन तो एक ही था, डिस्टर्ब भी एक ही जीन हुआ, लेकिन कैरेक्टर एक से ज्यादा प्रोड्यूस हो गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। अब ये होता कैसे है वो समझो, प्लियोट्रॉपी आती कैसे? जैसे हमने पढ़ा हर जीन के काम करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? कोई क्रोमोसोम उस पर कोई जीन होता है, सबसे पहले इस जीन से क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। फिर इस एमआरएनए से पर्टिकुलर क्या बनता है? एंजाइम बनता है। और वो एंजाइम क्या करता है? किसी सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करता है? प्रोडक्ट में करता है, ठीक है। अब ये होने वाला एंजाइम या ये बनने वाला प्रोडक्ट कभी कभी एक से ज्यादा जगह पर यूज होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। हमारी बॉडी में कोई दो मान लो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही है, यहाँ पर है रिएक्शन नंबर 1 ए से इसमें कन्वर्ट हो रहा है बी, और यहाँ पर है रिएक्शन नंबर 2 इसमें सी से कन्वर्ट हो रहा है डी। और इसका ये जो प्रोडक्ट बनाया हमने, ये प्रोडक्ट इस वाले में भी काम आ रहा है और इस रिएक्शन में भी काम आ रहा है, दोनों रिएक्शन में प्रोडक्ट काम आ रहा है। तो अगर ये प्रोडक्ट नहीं बनता है तो ये भी नहीं होगा और ये रिएक्शन भी नहीं होगी, तो यहाँ से ये जो कैरेक्टर निकलना था ये कैरेक्टर भी नहीं निकलेगा और ये कैरेक्टर भी नहीं निकलेगा। या फिर हो सकता है दोनों कैरेक्टर निकला है, ऐसा भी हो सकता है कि दो कैरेक्टर निकले अगर नॉर्मली काम करेगा, और अगर काम नहीं करेगा तो हो सकता है इन दोनों में से कोई भी कैरेक्टर नहीं निकले। तो एक ही जीन है दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉपी। या फिर ऐसा भी हो सकता है एक जीन एक से 3 4 5 कितने भी कैरेक्टर कंट्रोल कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉपी। नॉर्मली एक जीन एक को कंट्रोल करता है, मगर नॉर्मली होती है ऐसे ठीक है। तो एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। देखो समझ में आ रहा है नहीं? क्या ऑब्जेक्ट पे बैठा था दुखी शक्ल लेकर देख रहा है, ठीक है। समझ में आया क्या होता है? एक ही जीन का जो प्रोडक्ट है वो एक से ज्यादा जगह अगर काम आएगा तो उससे हमें क्या होगी? उससे हमको क्या देखने को मिलेगा? प्लियोट्रॉपी। जैसे तुम्हारी एनसीईआरटी की किताब बोर्ड में भी काम आएगी, नीट में भी काम आएगी, सीयूईटी में भी काम आएगी, किसी ने कोई नर्सिंग वगैरह के एग्जाम देने तो उनमें भी काम आएगी, किसी कॉलेज का पर्टिकुलर एग्जाम होना है तो उसमें भी काम आएगी। तो एक ही प्रोडक्ट एक से ज्यादा जगह काम आ रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉपी, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम ये है फिनाइल कीटोन्यूरिया, बहुत डिटेल में हम वहां पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम दो पढ़ेंगे, एक हमारा शीट शेप एंड साइज ऑफ स्टार्च में। तो पहले हेडिंग डालो शीट शेप एंड साइज ऑफ स्टार्च में। इसको बना लो कहीं पर छोटा सा किनारे पर, साइज ऑफ स्टार्च। कैरेक्टर 1 और पीपीटी बना रहे ना, यहाँ पर जगह तो है। ये मैकेनिज्म तो तुम्हें समझ में आती होगी है ना, बहुत बार हो गई है मैकेनिज्म हमारी, नहीं? अभी भी ना आए तो बायोलॉजी छोड़ दो, हम नहीं छोड़ सकते लेट हो गया, लेट हो गया। कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं, कुछ ना। एक जीन का प्रोडक्ट एक से ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शन में काम आ रहा है।
जरूरी नहीं नीचे लिखना है, जरूरी है। सॉरी समझ लूंगी। ठीक है चलो, अब द हेडिंग क्या डाली, क्या डाली बताना। शीट साइड को मैं जस्ट स्क्रीन पे घुस उधर तो मैंने थोड़ा देखना भी पड़ता है, ऐसे फुट बता दूंगी। इतना भी नहीं पता तुझे अभी भी क्या हेडिंग डाली। नहीं मेरा दिमाग हैंग कर चुका है सुबह से पढ़ के। शीट शेप एंड साइज ऑफ, अभी पढ़ ले तो जिंदगी भर पढ़ते हैं, तो इसे पढ़ने ही बट सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी होगी इंटरेस्ट होगा। चलो हमारा जीन क्या है, शीट शेप एंड साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। शीट शेप का जो क्रोमोसोम है वो कौन से क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, शीट शेप का जो जीन है वो कौन से नंबर के क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, 7th क्रोमोसोम। हाँ 7 कौन सा है ये, कौन सा 7 है कौन से क्रोमोसोम में 7, ठीक है। सुनो हमारे पास में 7th क्रोमोसोम पर एलील है कैपिटल बी और यहीं पर एलील हो सकता है स्मॉल बी। इसी को हम राउंड के लिए कैपिटल आर कहते हैं, ठीक है। सेम जीन है, जीन कोई अलग नहीं है, सेम जीन है, मगर हम यहाँ कैपिटल बी और स्मॉल बी से डिनोट कर रहे हैं। हम जब राउंड शेप के लिए पढ़ते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर बोलते हैं। जीन एक ही है, हम अलग अलग जगह अलग अलग नाम से उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम कैपिटल बी रखेंगे, ये सेम ही है, हाँ कोई डिफरेंट नहीं है। तो जब ये कैपिटल बी वाला होता है जीन, तो तब क्या होता है, जो सीड होता है उसका शेप कैसा होता है, राउंड होता है। और जो स्टार्च ग्रेन्स होते हैं कैपिटल बी परसों में पढ़ा था हमने, कौन से में पढ़ा है, ये स्टार्च ग्रेन वाला कैपिटल स्टार्च ग्रेन कौन से में पढ़ा है, कौन से हेडिंग में पढ़ा है, कोडोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, ठीक है। कोडोमिनेंस में क्या होता है, अच्छा सॉरी, राउंड शेप के होते हैं और इनमें स्टार्च कैसे होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं। स्टार्च ग्रेन कैसे होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं। अब देखो ये कंट्रोल कैसे करता है, जब ये कैपिटल बी वाला जीन होता है तो उस समय पे मैंने तुम्हें बताया था एक एंजाइम बनता है। कैपिटल बी जीन से कौन सा एंजाइम बनता है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। कौन सा एंजाइम बनता है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। और ये स्टार्च ब्रांचिंग क्या करता है, स्टार्च में ब्रांचिंग को बढ़ाता है। ब्रांचिंग को कैसे बढ़ाता है, अगर थोड़ा सा तुम्हें याद है पिछले साल का, तो मैंने स्टार्च का जब बताया था, मैंने बताया था स्टार्च में 2 चेन होते हैं, एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन चेन होती है। अमाइलोज चेन तो अनब्रांच्ड होती है, अमाइलोपेक्टिन क्या होती है, ब्रांच्ड होती है। तो जब ये होता है तो अमाइलोपेक्टिन ज्यादा बनता है, अमाइलोज कम बनता है, तो ब्रांचिंग बढ़ जाती है, ठीक है। और जब स्मॉल भी होता है तो ये एंजाइम नहीं होता है, एंजाइम नहीं होगा तो ब्रांचिंग कम होगी, अमाइलोज का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ये स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम क्या करवाता है, सिंपल से स्टार्च की क्या करवाता है, ब्रांचिंग करवाता है, ठीक है। अब जब ये स्टार्च की ब्रांचिंग करवाता है तो स्टार्च की ब्रांचिंग होने के स्टार्च ग्रेन्स बड़े-बड़े साइज के बनते हैं, और जब स्टार्च ग्रेन्स बड़े साइज के बनते हैं तो सीड अपने आप कैसा बनता है, राउंड बनता है। तो स्टार्च ग्रेन बने लार्ज साइज के, उसके वजह से सीड कैसा बन गया, राउंड इन शेप बन गया, ठीक है। लेकिन अगर ये स्मॉल भी हो तो ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा, एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा तो ये ब्रांचिंग क्या होगी, नहीं होगी। अगर ब्रांचिंग नहीं होगी तो स्टार्च ग्रेन कैसे बनेंगे, स्मॉल इन साइज बनेंगे, और जो सीड बनेंगे वो कैसे बनेंगे, रिंकल्ड बनेंगे। सीड कैसे बनेंगे, रिंकल्ड बनेंगे। तो देखो जीन एक ही है, मगर कंट्रोल कितने कैरेक्टर को कर रहा है, 2 कैरेक्टर को कर रहा है। स्टार्च ग्रेन के साइज को भी और सीड के शेप को, एक ही कैरेक्टर है, 2 चीजों को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब जब हम इन दोनों की क्रॉसिंग करवा देते हैं तो इनकी क्रॉसिंग करवाने की वजह से क्या बनता है, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब ये जो कैपिटल बी स्मॉल बी है ये कैसा होता है, राउंड होता है। कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड होता है ना, लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी कैसा होता है, मीडियम। कैसा होता है, मीडियम। तो ये जो जीन है ये 2 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। अब देखो यहाँ पे मीडियम ब्रांचिंग होती है, थोड़ी बहुत ब्रांचिंग होती है, ज्यादा नहीं होती लेकिन थोड़ी बहुत ब्रांचिंग होती है।
और उतनी ब्रांचिंग की वजह से शीट राउंड बन जाता है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब है ये सिंगल जीन है जो दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है और दोनों कैरेक्टर को अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर रहा है। शीट के शेप के लिए तो ये डोमिनेंसी दिखाता है, डोमिनेंसी का कांसेप्ट दिखाता है, लेकिन स्टार्च ग्रेन के शेप के लिए कैसा कांसेप्ट दिखाता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का कांसेप्ट। तो कोई जीन डोमिनेंट या रिसेसिव नहीं होता है। जीन जिस कैरेक्टर के लिए पढ़ रहे हो उस कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट या रिसेसिव होता है। दिन ना राइट, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास में कौन सा है? शीट शेप एंड साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। इसको बना लो, ऐसे बना लो। नीचे लाइन में लिख लो डोमिनेंसी। देखो एक के तो डोमिनेंट है, एक के तो नॉन इनकम डोमिनेंट है ना, तो इसलिए हम लिखेंगे है नीचे नोट करके लिखो, ठीक है? नोट करके लिखो डोमिनेंसी इज नॉट एन ऑटोनोमस कैरेक्टर ऑफ जीन। एनसीईआरटी में लिखा है ये डोमिनेंसी इज नॉट an autonomous character of gene or its product। ना तो जीन का है ना प्रोडक्ट का है। It depends on the phenotype and the character studied। It depends on the phenotype and the character studied। यानी कि डोमिनेंट फिनोटाइप आया तो उस चीज के लिए डोमिनेंट हो गया जीन। जैसे राउंड और रिंकल्ड के लिए होता है डोमिनेंट कैरेक्टर स्टडी, लेकिन वही स्टार्च ग्रेन के लिए कैसा है ये जीन? इनकम्प्लीट। सेम जीन है, जीन तो अलग नहीं है ना, एक ही जीन है, ठीक है? तो एक तो फिनोटाइप क्या आ रहा है, दूसरा कौन से कैरेक्टर के लिए हम पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से डोमिनेंसी और बाकी कॉन्सेप्ट क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है। ठीक हो गया? दूसरा हम हेडिंग डालेंगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। जेनेटिक एस्पेक्ट में इसका वहीं बताऊंगी, ठीक है? यहाँ पर मैं खाली इसका थोड़ा सा कैरेक्टर समझा देती हूँ कि होता कैसे है, ठीक है? जेनेटिक एस्पेक्ट कहते तो मैं बता देती हूँ, बाद में दोबारा ला के जी डिजीज पढ़। आई थिंक एनसीईआरटी में भी नहीं है प्लेटोट्रॉपी में नहीं है शायद एनसीईआरटी में, ये पीछे चलो वहीं पढ़ेंगे, छोड़ो अभी मैं खाली समझा देती हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट बस इतना है कि हमारे पास में जो हीमोग्लोबिन होता है ना उसके बारे में थोड़ा सा समझना है हमें। हमारे पास में जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो 4 सब यूनिट से बने होते हैं। कितने सब यूनिट से बने होते हैं? 4 सब यूनिट से बने होते हैं, ठीक है? कौन से क्रोमोसोम में किसमें है वो कुछ बात है। इन चारों सब यूनिट में 2 सब यूनिट होती हैं अल्फा और 2 सब यूनिट होती हैं बीटा। ठीक हो गया? अब ये जो सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया, ये डिपेंड करती है बीटा वाले। अल्फा से कोई लेना देना नहीं है इसका, अल्फा चेन से कोई लेना देना नहीं है।
डिपेंड किस पर करती है, बीटा चेन पर डिपेंड करती है। ये चारों प्रोटीन की चेन होती है, ठीक है, बीटा चेन पर डिपेंड करती है। अब होता क्या है, अगर ये बीटा चेन नॉर्मल बनती है तब तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो कैसे साइज का बनता है, नॉर्मल शेप एंड साइज का बनता है। आरबीसी नॉर्मल शेप एंड साइज की बनेगी, हीमोग्लोबिन नॉर्मल होगा तो आरबीसी क्या होगी, खुद भी नॉर्मल होगी। लेकिन अगर ये जो हीमोग्लोबिन है ये खराब बन गया, मतलब ये जो बी है, ये जो बीटा है, सॉरी बी नहीं, ये जो जी है, ये कौन सा है, बीटा जो चेन है, अगर ये बीटा चेन कैसे बनेगी, एबनॉर्मल बनेगी। एबनॉर्मल अगर बीटा चेन बनगी तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर कभी भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई, क्या हो गई, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई, तो उस समय पर ये आपस में पॉलीमराइज कर जाती है, ठीक है। पॉलीमराइज करने की वजह से इस आरबीसी का शेप बदल के हो जाता है ऐसा सिकल शेप का। किसकी वजह से, चांदी जैसा होता है सिकल, आंसी चांदी जैसी होती है, आंसी सिकल मतलब वो आंसी, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल था बाइकॉन्केव आरबीसी, इसका शेप बदल के कैसा होता है सिकल, क्योंकि यहाँ से भी बाकी हीमोग्लोबिन भी इसके बीच साइड के जुड़ने लग जाते हैं ना, तो दोनों साइड से खिंचाव हो जाता है इसमें, तो इसका शेप बदल के कैसा होता है, सिकल जैसा हो जाता है। अब ये जो सिकल शेप की आरबीसी है ना, ये जो आरबीसी इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है और परमिएबल नहीं होती है अच्छे से, क्योंकि अब उसके आरबीसी थोड़ा सा चेंज हो गई, मॉडिफाई हो गई, तो अब उसकी आरबीसी एक तो फ्लेक्सिबल नहीं हुई है, दूसरा पर नॉर्मल तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जैसे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो कैसा शेप का बन जाएगा आरबीसी, सिकल शेप का बन जाएगा। अब इस सिकल शेप का बनने के लिए सबसे पहला कैरेक्टर तो क्या आया, आरबीसी का शेप चेंज हो गया। पहला कैरेक्टर क्या आ गया, शेप चेंज। अब मैंने बोला एक जीन में गड़बड़ होने की वजह से, और वो जीन कौन सी है, बीटा क्रोमोसोम को बीटा चेन को कोड करने वाला जो जीन होता है वो हमारे 11th क्रोमोसोम में होता है। 11th क्रोमोसोम में हम बोलते हैं HBB जीन, HBB और HBS, दो जीन होते हैं हमारे पास में, एक जीन है HBB और दूसरा जीन है इसका HBS, एलील मतलब ये दोनों एक दूसरे के, ठीक है। सिर्फ ये HBB वाला जो जीन है ये मॉडिफाई हो गया, चेंज हो गया और काय में बदल गया HBS जीन। तो HBS जीन में कन्वर्ट होने की वजह से ये HBB जीन तो नॉर्मल वाला काम करता है, लेकिन HBS वाला काम है अबनॉर्मल, सिकल सेल एनीमिया करवाता कैसे, इसकी वजह से हीमोग्लोबिन का शेप बदलता है बीटा का। जब बीटा का शेप बदल जाएगा तो ड्यूरिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंसी किसका शेप बदल देगा, आरबीसी का शेप बदल देगा। तो पहला कैरेक्टर तो क्या है, आरबीसी का शेप बदल दिया। दूसरा कैरेक्टर क्या आता है, ये जो हमारे पास में सिकल सेल एनीमिया, जैसे ये जो ये ब्लड आरबीसी जो आरबीसी है, जब ये ब्लड वेसल्स में ट्रेवल करती है तो जो नॉर्मल आरबीसी है तो उसकी मेम्ब्रेन थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। तो जैसे मान लो अगर ये आरबीसी यहाँ पर आकर कैसे फंस गई तो ये आपका थोड़ा बहुत शेप चेंज करके नॉर्मली आगे को बढ़ जाएगी, कि फ्लेक्सिबल है ना, अपना शेप बदल सकती है अकॉर्डिंग टू वेसल जिसमें भी घुसना है इसमें। लेकिन ये जो सिकल शेप वाली इसकी मेम्ब्रेन तो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो अगर ये यहाँ पर अटक गई तो अटक गई, अब ये अपना शेप बदल के यहाँ से आगे जा नहीं सकती है, तो ये ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएगी। इसके पीछे पीछे बाकी की सारी ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, सारे के सारे जो आरबीसी है वो यहीं पे इकट्ठा हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। इसके आगे जो भी ऑर्गन है हमारे पास में, मान लेते हैं किडनी है, उस ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी तो ऑर्गन क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा जो कैरेक्टर आता है वो आता है ऑर्गन डिसफंक्शन। क्या लग जाता है, ऑर्गन डिसफंक्शन। तो एक तो आरबीसी का शेप बदला, एक कैरेक्टर आया, दूसरा ऑर्गन का डिसफंक्शन हो गया, दूसरा कैरेक्टर आया। तीसरा कैरेक्टर, ये जो आरबीसी होती है इस आरबीसी का लाइफ स्पान छोटा होता है, इसका लाइफ स्पान होता है 80 to 100 डेज। तो यानी कि आरबीसी जल्दी मर रही है, और आरबीसी के जब भी आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो दो केमिकल बनते हैं, उनको हम बोलते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। येलो कलर के पिगमेंट है, यूरोक्रोम्स कहते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। पिछले साल हमने पढ़ा आरबीसी टूटने में बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बनते हैं। तो आरबीसी ज्यादा टूटेगी तो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन ज्यादा बढ़ेगा और हमारी बॉडी के अंदर हो जाएगा येलो कलर के पिगमेंट का डिपोजिशन और इनको हो जाएगा पीलिया, यानी कि क्या हो जाएगा, जॉन्डिस। सिकल सेल एनीमिया वालों को जॉन्डिस होता है, ठीक है। थोड़ा इसको खत्म करते हैं, चलते हैं, ठीक हो गया, नहीं लिखाऊंगा, इतना समझ में आया। दूसरा, अब क्योंकि आरबीसी बहुत ज्यादा टूट रही है
तो टूटेगी तो बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाएगी, बॉडी में आरबीसी की कमी को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। 1 2 3 4 कैरेक्टर आ गए। एक और कैरेक्टर है जो प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़ी हो कभी? डिजीज, मलेरिया डिजीज कभी है तो सही 9th वालों में कहीं है। अभी खाली इतना समझा देती हूँ, कितना छोटा सा, अभी हेल्थ वाला चैप्टर आएगा ना तो उसको पढ़ाऊंगा। अभी बस इतना समझ लो, जो प्लाज्मोडियम होता है ना, खासकर प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जो होता है, सारे प्लाज्मोडियम आरबीसी के अंदर आते हैं, यहाँ अपना नंबर बढ़ाते हैं, फिर तोड़ करके बाहर चले जाते हैं, इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। मगर जो सिकल सेल एनीमिया में तो पहली बार घुस नहीं पाता है ये, लेकिन अगर घुस गया तो यहाँ पर कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, पेरोक्साइड्स वगैरह होते हैं, वो इसको यहीं पर इसको इसका नंबर नहीं बढ़ देते, इसको यहीं किल कर देते हैं, जो इसका लाइफ साइकिल पूरा नहीं होता है। इंसान को मलेरिया नहीं होगा, नो मलेरिया, नो मलेरिया। समझ में आया? तो ये जो जीन है, नॉर्मल जीन होता है एचबीवी, तो नॉर्मल काम होता है, लेकिन एबनॉर्मल एचबीएस आने की वजह से इतना सब कुछ हो गया है। तो एक ही जीन में चेंज होने की वजह से क्या हो गया? मल्टीपल कैरेक्टर्स आ गए ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 कैरेक्टर एक जीन की वजह से क्या बोलेंगे? मलेरिया नहीं होता है। हो गया? इसमें थोड़ा और बचा है मेरे को सिकल सेल एनीमिया